students of class 12th. Welcome to Ujjwal's biology class once again. And now today we will be discussing about the vectorless technique ki how my gene of interest, I'll be inserting the gene of interest into the host without the use of a vector. Now the technique will be without the using vector, how can I introduce the gene of interest directly into the host cells? So vectorless techniques, and in this we will be studying about 4 different techniques. First one will be the method of electroporation. This is also known as electroporation technique. जहां पे क्या करूंगा ना, यहां पर दिस टेक्निक इज जनरली यूज्ड फॉर द प्लांट सेल्स, समवॉट फॉर द एनिमल सेल्स ऑल्सो. प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होगा, उस सेल वॉल के भीतर मैं कुछ पोर्स क्रिएट करूंगा और पोर्स क्रिएट करके मैं डायरेक्टली अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं डाल दूंगा अंदर. तो क्या होता है फटाफट देख लीजिए ना. ये ऑब्वियसली होगा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले एक सॉल्यूशन लिया जाता है, जिस सॉल्यूशन में लूंगा क्या ना, एक आयोनिक सॉल्यूशन लूंगा मैं. ठीक है, आई विल बी यूजिंग एनी ऑफ द आयंस और द आयोनिक सॉल्यूशन में यहां पे लूंगा. आई विल बी टेकिंग द सेल, ठीक, which will be with the cell wall and the plasma lemma or the plasma membrane, and I'll be using either high voltage, अगर वोल्टेज में हाई करता हूं so I have to take short pulses. ठीक, अगर वोल्टेज हाई रहता है तो कम टाइम के लिए करूंगा. अगर वोल्टेज मेरा लो होता है, इफ द वोल्टेज इज लो, देन आई विल बी यूजिंग इट फॉर लॉन्ग पल्सेस. ठीक है, और फिर मैं ये हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज जैसा भी मुझे मिल रहा है, आई विल बी अप्लाइंग इट इनटू दिस आयोनिक सॉल्यूशन. सो ऑब्वियसली आयोनिक सॉल्यूशन विल बी हैविंग दिस कंडक्टिविटी ऑफ द करंट. ठीक, तो ड्यू टू दिस करंट यहां पर आपका जो सेल वॉल होगा या आपका जो प्लाज्मा लेमा होगा, इसमें कई सारे ऐसे पोर्स क्रिएट हो जाएंगे. देयर विल बी मेनी माइन्यूट पोर्स विच विल बी क्रिएटिंग ओवर द होस्ट सेल. एंड इन दिस आयोनिक सॉल्यूशन आई विल बी टेकिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट. यहां पर मेरा इस सॉल्यूशन के अंदर देयर विल बी द जीन ऑफ इंटरेस्ट, और जनरली जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा इट विल बी टेकिंग द लीनियर डीएनए. ठीक है, क्लियर. तो ये जो लीनियर पीस ऑफ डीएनए है, ये धीरे 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 जाके इट विल बी इंसर्टिंग इनटू द होस्ट सेल. सो विदाउट द यूज ऑफ द वेक्टर I am applying or I am allowing this host cell to receive the gene of interest. ठीक है, because we use a high voltage short impulse या आपका low voltage long impulse current to it, therefore ये क्या करेगा, by the application of electric current, pores is being created over the cell wall or the plasma membrane of a plant cell or an animal cell respectively. समझ में आया? यही हुआ मेरा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन. नाउ लेट्स सी द सेकेंड टेक्निक. जब हम लोग सेकेंड टेक्निक की बात करते हैं तो दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो इंजेक्शन. इट इज अ माइक्रो इंजेक्शन. तो ऑब्वियसली यहां पर भी मैं क्या करूंगा, सेल लूंगा. ठीक, और ये जो आपका सेल है जनरली दिस इज अ एनिमल सेल. ये एनिमल सेल के ऊपर ही आपका माइक्रो इंजेक्शन सबसे ज्यादा होता है. सो दिस इज द होस्ट सेल
and this is the nucleus of the cell. The host cell with the nucleus. और यहां पर क्या करूंगा, मैं एक इंजेक्शन लूंगा. ऑब्वियसली इट विल बी अ वेरी माइक्रो इंजेक्शन. और यहां पर मैं with the help of the needle I'll be inserting the DNA. और ये DNA के अंदर क्या होगा, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लूंगा और इसको लेके I'll be directly injecting it into the nucleus of the host cell. क्लियर? ये भी जो माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है आपका, ये भी ज्यादातर एनिमल सेल्स के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एनिमल सेल्स, ठीक, अगर वेक्टरलेस एंट्री मुझे चाहिए होगा, सो आई विल बी यूजिंग दिस द माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक. नेक्स्ट, द थर्ड टेक्निक विच वी विल बी यूजिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्ट गन, या इसी को हम लोग नाम देंगे बायोलिस्टिक टेक्निक. ठीक है, दिस इज द शॉर्ट गन और द बायोलिस्टिक टेक्निक. नाउ इसके रिलेटेड नीट में ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्या देख लेते हैं हम लोग ना. शॉर्ट गन टेक्निक के अंदर यहां पर आपके पास ऑब्वियसली एक प्लेट के ऊपर सेल रहेगा और यहां पर एक गन जैसा डिवाइस होंगे आपके पास. यहां पर दिस इज द नोजल, ठीक, और यहां पर जो आपके सबसे पहले लिया जाता है दैट इज जो डीएनए होगा मेरा, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, उसको हेवियर बनाया जाता है. जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको ऑब्वियसली एक गन में क्या होता है, बुलेट इज बीइंग फायर्ड विथ मैक्सिमम वेलोसिटी. सो इतना उसका वेलोसिटी होता है कि इट कैन इंजेक्ट इनटू समथिंग. सो यहां पर भी हम लोग सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट ऑफ द गन. यहां पर भी हम लोग बुलेट जो होगा, एक्चुअली वो बुलेट क्या होगा ना, अ पीस ऑफ अ हेवी थिंग. तो वो क्या हो जाएगा, जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए को मुझे किसी ऐसे मेटल से कोट करना पड़ेगा विच इज लेस रिएक्टिव, एंड आई हैव टू अप्लाई प्रेशर so that this DNA can be inserting directly into the आपके जो कॉम्पिटेंट होस्ट में बनाया है उसके अंदर जाएगा. सो ये जो डीएनए आपका, कहां से क्वेश्चन आया था कि ये जो डीएनए है, दिस डीएनए इज कोटेड विथ, इस डीएनए को कोट किया जाता है विथ वेरी माइन्यूट अमाउंट, 1 to 2 माइक्रोमीटर अमाउंट ऑफ either gold particle or tungsten particle. ठीक है, कौन से दो मेटल का इस्तेमाल किया गया है, either gold is being used or the tungsten is used, और इन दोनों में से कोई एक यूज करके बहुत आपके माइन्यूट अमाउंट में दिस डीएनए इसको कोट करता है और कोट करके आपका ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक, नाउ यहां पर ऑब्वियसली आपका पिस्टन रहेगा जो इसको धकेलेगा नीचे विथ हाई वेलोसिटी. ठीक, और दिस विल बी नाउ रिलीज फ्रॉम द गन एंड इट विल बी एंटरिंग इनटू द कॉम्पिटेंट से आपका जो होस्ट होगा उसके अंदर. क्वेश्चन यहां से भी आता है कि जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके लिए गैस का इस्तेमाल होता है. ठीक, और वो गैस कौन सा है ना, इट इज योर हीलियम. ठीक, so helium pressure is being applied to short the gun. Clear? ठीक है, तो जो आपका होगा डीएनए, वो डीएनए will be coating with 1 to 2 micrometer of gold or tungsten, and it will be आपका fired under high pressure, and the pressure will be generally which pressure? Helium pressure will be applied so that this particle will be now inserting into the आपका जो कॉम्पिटेंट होस्ट होगा. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दिस विल बी द होस्ट सेल. ठीक, इसी टेक्निक को ही
नाम देता हूं मैं द शॉटगन और द बायोलिस्टिक टेक्निक। क्लियर है? इन सब के बहुत अच्छी तरह डायग्राम्स आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। और फाइनली जो हम लोग वेक्टरलेस के अंदर पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द लिपोफेक्शन टेक्निक। इसको क्या नाम देंगे? द लिपोफेक्शन टेक्निक। ये क्या होता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग ना। इसके लिए हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि अपना जो ये भी ज्यादातर हमें एनिमल सेल के लिए ही करते हैं। अब एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होगा बट इट विल बी कंटेनिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो सेल मेम्ब्रेन होगा हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है या डबल लेयर से बना हुआ है, सच दैट वन लेयर इज हाइड्रोफोबिक and the other one is hydrophilic। एक हो जाएगा हाइड्रोफिलिक, ठीक। हाइड्रोफिलिक मतलब एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर। सो दिस लेयर विल बी जनरली वाटर सॉल्यूबल, और जो हाइड्रोफोबिक एंड होगा ये जनरली हो जाएगा मेरा द लिपिड सॉल्यूबल, ठीक। अब हाइड्रोफोबिक अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल आसानी से आके इट कैन एंटर इनटू द सेल, बट इफ इट इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल देन इट विल नॉट बी एंटरिंग इनटू द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। साइटोप्लाज्म के अंदर वो इंसर्ट नहीं करने देगा, ठीक। अब जनरली जो हमारा डीएनए होगा दिस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ये जो डीएनए होगा मेरा दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इट इज जनरली हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। सो ये मॉलिक्यूल ऐसे के ऐसे ही मैं इसके अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो मेरा डीएनए होगा इस डीएनए के चारों तरफ मैं लिपिड का एक कोटिंग दूंगा। ये जो मेरा डीएनए होगा द जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के चारों तरफ मैं एक लिपिड का कोटिंग दूंगा। अब जैसे लिपिड का कोटिंग दे देता हूं नाउ फ्रॉम आउटसाइड इट इज बिकमिंग हाइड्रोफोबिक एंड हेंस इट कैन इजीली एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म एंड फाइनली द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्लियर? तो ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है द जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको मैं कोट कर रहा हूं विथ अ लिपिड मॉलिक्यूल, सो दिस इज द लिपिड मॉलिक्यूल कोटिंग विच आई एम अप्लाइंग ओवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट। और दिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर इंसर्टिंग इट बाय द टेक्निक ऑफ लिपोफेक्शन, ठीक है। आई एम जस्ट अफेक्शनेटली एडिंग a lipid molecule over my gene of interest so that it becomes a hydrophobic molecule, and if it is a hydrophobic molecule that means it is lipid soluble. Now it is becoming lipid soluble and easily it can dissolve the cell membrane and it can enter into the competent cell। समझ में आया? चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं ये सारी चीजें ना। यहां पर हम लोग वेक्टरलेस टेक्निक देख रहे हैं कि कैसे करके विदाउट द यूज ऑफ अ वेक्टर वी कैन इजीली इंसर्ट द जीन ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली इनटू द होस्ट, ठीक है। अब ये ज्यादातर नहीं किया जाता है, कुछ कुछ क्षेत्र में किया भी जाता है, बिकॉज ये करने में मेरा जो होस्ट का सेल है हो सकता है उसके अंदर प्रॉपरली ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट ना हो। एक कंडीशन हो सकता है ड्यूरिंग दिस आपके टेक्निक्स जो मेरा होस्ट सेल जिसको लिया है दैट गेट्स डैमेज्ड। तो इन सब चीजों के लिए जहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है वहां पर तो ये टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, बट जनरली आपके हम लोग प्लाज्मिड के जरिए ही कोई वेक्टर के जरिए ही हम लोग होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। बट अगर हमें वेक्टरलेस करना होगा तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रोपोरेशन, जहां पे एक सेल को मैं अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, I will be creating pores over the cell wall or the cell membrane
and through which the gene of interest will be inserted. Next, micro injection, जो generally apply होता है for the animal cells, where I'll be using a very micro capillary tube or a micro injection, जिसके हिसाब से आपका जो gene of interest है वो मैं insert directly कर दूंगा inside the nucleus of my host cell. This is your micro injection technique. Then we will be discussing about the shotgun, which is also known as the ballistic technique. यहां पर क्या कर रहा हूं ना, ठीक जैसे एक बंदूक से आपका एक बुलेट निकलता है अंडर हाई वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज क्रिएटेड बाय अ पिस्टन गिविंग प्रेशर. सो यहां पे प्रेशर के लिए तो मैं इस्तेमाल करूंगा हीलियम प्रेशर, और जो बुलेट होगा मेरा, वो बुलेट ऑब्वियसली आपका कोई हानिकारक बुलेट नहीं होगा. एक्चुअली होगा मेरा जो डीएनए जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हेवियर बनाया जाता है. हाउ? when it will be coated with very minute amount of either gold or tungsten. ठीक है, सो इन दोनों मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों में से कोई एक का, और इसके ऊपर कोटिंग करके अब मेरा जो जीन है उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा हेवियर बना जाता है, ताकि जब उसके ऊपर प्रेशर आए तो विद अ वेरी हाई वेलोसिटी इट कैन इंसर्ट अ पर्टिकुलर सेल, दैट इज द होस्ट सेल. क्लियर? एंड फाइनली हमारा हो जाएगा द लिपोफेक्शन टेक्निक, जहां पे एक सेल मेम्ब्रेन को मैं कैसे करके उसके अंदर से जो डीएनए है दैट इज जनरली हाइड्रोफिलिक, सो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होने के बावजूद उसको कैसे करके मैं इंसर्ट डायरेक्टली करूंगा ना, कैसे? जब उसको मैं एक हाइड्रोफोबिक बना दूंगा बाय अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल. क्लियर? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं इसका हमारा मेन मतलब मकसद क्या है. ऑब्वियसली टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट, तो वो हम लोग देखेंगे अभी इसके बाद. अब बात करेंगे हम लोग अबाउट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ना हमारा अगर इतने हम लोग स्टेप्स किए कि कभी हम लोग जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको अलग करने के लिए इतना हम लोग ताबड़तोड़ मेहनत किए, उसके बाद उसको वेक्टर के अंदर डाले, वेक्टर से उसको होस्ट के अंदर डाल रहा हूं ना, इसका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा ना. अब तक सोच लिए होंगे आप लोग कि मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा विच आई हैव आइसोलेटेड from a specific DNA sequence in an organism, I have identified the gene of interest, और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले मैंने आइसोलेट किया. आइसोलेट करके थ्रू द वेक्टर या वेक्टरलेस उसको इंसर्ट कर रहा हूं मैं इनसाइड अ होस्ट, एंड द होस्ट इज रिसीविंग द प्लाज्मिड एंड द gene of interest, that is the recombinant DNA, and finally this host के अंदर से this gene of interest is giving या producing the particular protein जो कि मेरा प्रोडक्ट होगा. मतलब क्या है ना, यहां पर मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट से मेरा फाइनल प्रोडक्ट ले रहा हूं, एंड दिस विल बी द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कैसे करके लेता हूं? द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे. ठीक, अब ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसी को ही मैं क्या नाम देता हूं? द फॉरेन जीन. इसी को ही मैं फॉरेन जीन नाम दे सकता हूं या फॉरेन डीएनए नाम दे सकता हूं. ठीक, जो होस्ट होगा इस होस्ट को हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट नाम दे सकते थे, ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, अरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग नाम दे सकते थे. इसी को ही नाम दे सकते हैं, और एक नाम याद रख लो, हेटेरोलॉगस होस्ट. इसका दूसरा क्या नाम दे सकता हूं? हेटेरोलॉगस होस्ट. और ये हेटेरोलॉगस होस्ट जो प्रोटीन बना रहा है, तो हेटेरोलॉगस होस्ट कौन सा होगा? क्यों उसको हेटेरो बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि इसके अंदर इसके खुद के भी आपके क्रोमोसोम होगा और एक अलग से क्रोमोसोम आ जाएगा जिसके अंदर मेरा लाइगेट किया हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा.
तो इसीलिए इट विल बी अ हेटेरोलॉगस होस्ट, एंड हेटेरोलॉगस होस्ट से जो प्रोटीन निकलेगा उस प्रोटीन के अंदर जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन निकलेगा. सो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन विच आई हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन नाम देते हैं. ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मेरा अब निकला, ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑब्वियसली मैं कम अमाउंट के लिए तो नहीं चाहूंगा. इतना कुछ स्टेप्स हम लोग करके आए, इतना पैसा खर्च कर लिए, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोटीन तो मैं लेने के लिए नहीं करूंगा. आई विल ऑब्वियसली बी डूइंग इट फॉर गेटिंग दिस प्रोटीन इन द मैक्सिमम अमाउंट. ठीक. सो ऑब्वियसली मैक्सिमम अमाउंट के लिए जब मैं ये प्रोटीन चाहता हूं तो ऑब्वियसली ये जो भी स्टेप्स है, ये जो मेरा हेटेरोलॉगस होस्ट को अब मैं डेवलप करने दूंगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनाए, ये होता है एक स्पेशल आपके डिवाइस के अंदर, जिस डिवाइस को हम लोग नाम देंगे यहां पर बायो रिएक्टर्स. ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे बायो रिएक्टर्स. ठीक. बायो रिएक्टर्स एक्चुअली क्या है ना? ये आपके वेरी लार्ज वेसल्स या वेरी लार्ज टैंक्स है. वेरी लार्ज मतलब इसका वॉल्यूम होगा लगभग 100 लीटर टू 1000 लीटर का कैपेसिटी होता है इस वेसल्स या टैंक के अंदर. क्लियर? ठीक. तो ये जो वेसल होगा, सपोज मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, दे आर वेसल्स which has a curved lower surface. They are vessels or tanks having the lower curved surface, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरा जो रहेगा that will be, ये जो हेटेरोलॉगस होस्ट होगा, इन सारे हेटेरोलॉगस होस्ट को मैं डाल दूंगा काफी सारे इन दिस बायोरिएक्टर्स टू मल्टीप्लाई. ये जो हेटेरोलॉगस होस्ट होगा, ये हेटेरोलॉगस होस्ट को मैं अब डाल दूंगा किसके अंदर? इन दिस बायो रिएक्टर्स. क्लियर? सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके दे कैन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रोटीन्स. ठीक. अब इस वेसल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखना पड़ेगा. सबसे पहले अगर मैं होस्ट को छोड़ दिया यहां पे बढ़ने के लिए, सो ऑब्वियसली आई हैव टू गिव हिम न्यूट्रिशन, ताकि उस न्यूट्रिशन के अंदर ये बहुत अच्छी तरह प्रोलिफरेट करे या बढ़ जाए. तो न्यूट्रिशन हम लोग जनरली क्या, आई विल बी एडिंग द सबस्ट्रेट. ठीक. नेक्स्ट, हमें पता है कि ये जो होस्ट है, ये होस्ट जनरली बैक्टीरिया है. सो ऑब्वियसली बैक्टीरियल ग्रोथ जो होगा वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम प्रेशर, ऑप्टिमम पीएच, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा. तो मैं जब यहां पर आपका सब कुछ कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली यहां पर आपके कुछ कंट्रोलिंग यूनिट्स भी होगा. कंट्रोलिंग यूनिट्स इन द सेंस which will be controlling the entire volume of this vessel. अब कंट्रोलिंग में क्या क्या कंट्रोल करूंगा मैं? सबसे पहले पीएच कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे. ठीक. एसिड बेसिक बैलेंस बनाना पड़ेगा, पीएच मेंटेन करना पड़ेगा. आफ्टर दैट टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर टेम्परेचर के अंदर ही मैक्सिमम आपका replication या multiplication of this host will be possible, and a particular pressure will also be done. तो temperature control, pressure control और pH control जनरली आपका होगा इस वेसल के अंदर. ठीक. नेक्स्ट, यहां पर आपका इनलेट हो जाएगा जहां से ऑक्सीजन विल बी पंप्ड इनसाइड. सो एक इनलेट होगा जहां से ऑक्सीजन
will be pumped inside, ठीक, और there will be a stirrer. क्या होगा? एक स्टरर होगा. जो स्टरर का काम क्या है ना, ये स्टरर ऐसे करके घूमेंगे. स्टरर का काम क्या रहता है? ये स्टरर घूमता है और घूम के ये क्या करेगा? ये पूरा अच्छी तरह ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, इस ऑक्सीजन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा थ्रू आउट द एंटायर वेसल, ठीक. सो दिस इज द स्टरर, या दिस इज योर agitator. And what is the use of agitator? Now it is used to evenly distribute oxygen throughout the container, ताकि कंटेनर या वेसल के चारों तरफ बहुत अच्छी तरह आपका ये ऑक्सीजन घुल मिल जाए. क्योंकि जहां पर जब उसको ऑक्सीजन का पूरा अच्छी तरह आपका हो जाएगा, तो रेट ऑफ आपका जो रिप्रोडक्शन है, रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द होस्ट विल बी गेटिंग अ लार्जर नंबर, ठीक है. और साथ साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, ये पूरा मीडियम के अंदर हो रहा है, मतलब ये सारा आपका मीडियम होगा जिसके अंदर ये सब चाहिए होगा. तो बीच बीच में एक ऐसा इनलेट भी होना चाहिए जहां से जो यूज्ड मीडियम है, ये यूज्ड मीडियम बाहर निकल जाए, ठीक. और फ्रेश मीडियम इज बीइंग अलाउड टू एंटर इनटू द सिस्टम, ठीक. आप एक चीज और रहता है यहां पर, दैट इज द sampling ports. Sampling ports. Now what are these sampling ports? Now these ports are created, they are minute openings on the surface of this आपका जो वेसल होगा, जहां से कुछ देर बाद सैंपल के लिए आपका थोड़ा बहुत ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम को बाहर निकाला जाता है और चेक किया जाता है कि जो होस्ट है वो कितने कॉपी बना चुका है या कितना प्रोटीन का सिंथेसिस हो गया है. अगर ऑप्टिमम लेवल नहीं हुआ तो अगेन दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड. अगर ऑप्टिमम लेवल इज रीच्ड तो दिस प्रोसेस इज स्टॉप्ड एंड फर्दर आपका डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा. समझ में आया? ठीक. दोबारा देख लीजिए अच्छी तरह. हम लोग बोल रहे थे अबाउट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा कि रॉ मटेरियल्स को लेके कैसे करके मैं उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं, और फाइनल प्रोडक्ट जो होगा उसको मुझे लेना है, रिसीव करना है इन वेरी हाई अमाउंट, ठीक. सो ऑब्वियसली हाई अमाउंट के लिए आई रिक्वायर हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम कंटेनर्स. तो जो हेटेरोलॉगस होस्ट बन गया मेरा विद द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इनसाइड, उस हेटेरोलॉगस होस्ट को अब मैं मल्टीप्लाई करने के लिए लार्ज वेसल्स और टैंक्स के अंदर रख दूंगा, और ऐसे ही टैंक्स को नाम दे दूंगा मैं बायो रिएक्टर्स. क्लियर? अबाउट द टाइप ऑफ बायो रिएक्टर्स आई विल बी डिस्कसिंग राइट आफ्टर दिस. पहले इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं. जो वेसल्स या टैंक्स होंगे उनके कैपेसिटी कितने होंगे? फ्रॉम 100 to 1000 लीटर्स. ये आपके बड़े हो सकते हैं. तो यहां पर मैंने ले लिया अपने होस्ट को, और उस होस्ट को भरने के लिए सबसे पहले मुझे सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा, विच विल बी गिविंग दैट हेटेरोलॉगस होस्ट द प्रॉपर न्यूट्रिशन. साथ साथ मुझे कुछ कंट्रोलिंग फैक्टर्स का यूनिट यहां पे बैठाना पड़ेगा, विच विल बी रेगुलरली मॉनिटरिंग द और कंट्रोलिंग द फैक्टर्स विच आर इनसाइड द मीडियम. क्या क्या? एक तो पीएच कंट्रोल मीटर चाहिए होगा, एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होगा, और एक प्रेशर कंट्रोल मीटर हमारे पास चाहिए होगा, ठीक. नेक्स्ट, फ्रेश मीडियम विल बी इंसर्टेड, एंड जब पूरा यूज हो जाएगा, यूज मीडियम को बाहर निकालने के लिए आपका एक आउटलेट भी होना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे पास ऑक्सीजन को एंट्री करने के लिए
एक इनलेट चाहिए होगा, ठीक। नेक्स्ट, देयर विल बी अ स्टरर और एजिटेटर, जिसका काम ही होगा कि वो पूरा का पूरा चारों तरफ से घूमता रहेगा, और घूमने से क्या होगा, इवनली जो भी ऑक्सीजन आपका मिल रहा है, इट इज इवनली गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द एंटायर कंटेनर, ठीक, क्लियर। एंड फाइनली देयर विल बी सर्टेन सैंपलिंग पोर्ट्स through which we can take out a very small amount of the sample, check it. If it is okay, then this process is stopped. If it is not okay or not reached the optimum temperature आपका conditions, then again this process is आपका उतना देर तक चलेगा जब तक कि मेरा ये सारा का सारा प्रोडक्ट बन नहीं जाता है। समझ में आया यहां तक? अब जो बायोरिएक्टर्स जनरली इस्तेमाल होते हैं, वो बायोरिएक्टर्स एक्चुअली होते हैं दो प्रकार के। एक हो जाएगा जो कि सिंपल स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है, द सिंपलिंग स्टरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर, और दूसरा हो जाएगा द स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर्स, ठीक। मैंने नोट्स में आप लोगों को 2-3 पॉइंट लिखवा दिया है कि इन दोनों में से डिफरेंस कौन सा है, कौन सा बहुत अच्छा होगा ना। ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा होगा आपका जो स्पार्ज्ड आपका बायोरिएक्टर है। एंड व्हाई सो? बिकॉज यहां पर आपके बबल्स आर प्रोड्यूस्ड, बबल्स आर प्रोड्यूस्ड, और इस बबल्स के वजह से ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन या सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, क्लियर। इस बायो टाइप ऑफ बायोरिएक्टर के अंदर जो सरफेस एरिया होगा, वो सरफेस एरिया फॉर प्रॉपर रिएक्टर, फॉर प्रॉपर reaction gets increased, और इस इंक्रीज होने के वजह से ज्यादातर जो यूज होगा दैट विल बी द स्पार्ज्ड बायोरिएक्टर। दोनों के अंदर ही आपका ऐसा एजिटेशन होता है, बट जो मेनली आपका होगा दैट विल बी स्पार्ज्ड, बिकॉज यहां पे आपके लॉट ऑफ बबल्स विल बी प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम, और उस बबल्स की वजह से जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है? तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है कि वो क्या होता है। तो चलिए तुरंत हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इसको रखने देते हैं, और इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ आवर, कि ये जो मेरा प्रोटीन बन गया इसके अंदर, इसको कैसे करके मैं अलग करूंगा। सो द नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, एंड लास्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जिसको एक साथ मैं बोल सकता हूं डाउन स्ट्रीमिंग एंड प्रोसेसिंग। क्लियर? सो अब देखो आप इसके अंदर एक्चुअली क्या है। अब आपका ये पूरा बायोरिएक्टर के अंदर मेरा प्रोटीन टोटल बन गया। अब इसके अंदर होगा एक तो बैक्टीरिया होगा, और इस बैक्टीरिया ने जो प्रोटीन बनाया होगा ये होगा इस बायोरिएक्टर के अंदर। सो ऑब्वियसली इन दोनों में से मेरा फाइनल प्रोडक्ट कौन कहलाएगा? द प्रोटीन। सो द बैक्टीरिया इज ऑफ नो यूज, ठीक। तो सबसे पहले मेरा जो काम होगा दैट विल बी एक तो प्यूरिफिकेशन। इन फर्स्ट प्रोसेस आई विल बी रिक्वायरिंग प्यूरिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट आइसोलेशन। आइसोलेट किसको करूंगा? आइसोलेशन ऑफ माई प्रोडक्ट। तो मैं प्रोटीन को इस मीडियम से अलग कर लिया। अब जैसे इस प्रोटीन को अलग कर लूंगा मेरे पास अब ये प्रोटीन हो जाएगा,
ठीक, which can be either a chemical that is your enzyme, और हो सकता है उसी को ही लेके मैं कुछ ड्रग्स वगैरह फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कुछ मेडिसिन बनाऊंगा। तो अब ये प्रोटीन आपका नेक्स्ट चला जाएगा इसके अंदर, ताकि इसका जो आपका शेल्फ लाइफ है, इसका जो आपका डिस्ट्रक्शन पीरियड है, वो बहुत बड़ा देने के लिए आई विल बी एडिंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। इसको मैं काफी सारे प्रिजर्वेटिव्स दूंगा इसको, ताकि इसको प्रिजर्व करके रख सके कई दिनों तक, इसके जो फंक्शन है, इसके जो एबिलिटी है वो बढ़ा दे। एंड फाइनली इफ दीज आर माई ड्रग्स, या यही चीज अगर मेरा कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैं अगर इसका टेक्निक को इस्तेमाल करने जाऊंगा, देन दीज ड्रग्स विल बी सेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। इसको कहां पर भेजूंगा मैं? इसको भेजूंगा फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स, और क्लिनिकल ट्रायल्स में जब पास हो जाएगा, फाइनली आई विल बी लॉन्चिंग माई प्रोडक्ट इन द मार्केट स्पेस। ठीक है, क्लियर? तो तुरंत देख लीजिए, बायोरिएक्टर्स के अंदर हमारा बैक्टीरिया और प्रोटीन बन गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो होगा, दैट विल बी क्लब्ड एज द डाउन स्ट्रीमिंग एंड द प्रोसेसिंग प्रोसेस। क्या हो रहा है इसके अंदर ना? सबसे पहले इस बैक्टीरिया और प्रोटीन में से मेरा जो प्रोडक्ट होगा, क्या है वो? दैट इज अ प्रोटीन। ठीक, तो इस प्रोटीन को इससे मुझे अलग करना है। सो ऑब्वियसली द स्टेप्स विल बी, एक तो प्यूरिफिकेशन एंड नंबर 2 विल बी आइसोलेशन। क्लियर? आइसोलेट कर लिया और मेरे पास अब सिर्फ प्रोटीन आ गया। इस प्रोटीन का शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं ऐड करूंगा प्रिजर्वेटिव्स। अगर ये कुछ एंजाइम में ऐसा हो रहा है जो कि मैं कोई ड्रग्स बनाना चाहता हूं, तो इन केस ऑफ ड्रग्स दे विल बी नाउ सेंट फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन डिफरेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स, सो दैट दे कैन बी प्रोसेस्ड। क्या क्या उसके आपके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्या क्या उस कैसे करके उसका आपका रेमेडी हो पा रहा है, वो सब कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में आपके मिल जाएंगे। और आफ्टर सक्सेसफुली हेल्डिंग द क्रिमिनल ट्रायल्स, जब सारे टेस्ट में वो पास हो जाएगा, एंड इट विल बी रेडी टू बी लॉन्च्ड इन द मार्केट, एंड फाइनली हम लोग उसको पेटेंट करके, उसको पैकेजिंग करके उसके मार्केट के अंदर डाल दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? इसके अंदर एक छोटा सा आपका जो पोर्शन बचा हुआ है, दैट इज योर PCR, दैट इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक, और ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जहां पर एक बहुत ही छोटा, फ्रॉम अ वेरी माइन्यूट स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए मैं कॉपी करके उसको बिलियंस एंड बिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए बना सकता हूं। दैट इज जीन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, which will be the last class for this chapter, that is principles of biotechnology. Clear? Till then, goodbye. अगर किसी को भी दिक्कत रहता है कोई भी चीज पढ़ाने में, आप अगर समझ नहीं पा रहे हो कोई चीज, तो उसको आप अच्छी तरह बेझिझक पूछ लिया कीजिए ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। टिल देन, थैंक यू।